एस्टेब्लिशमेंट वाले अगर सुन रहे हैं तो सुन लें। अगर उन्होंने दोबारा उसी रवश को कायम रखा, खुदा ना खास्ता, और दोबारा हदूद को क्रॉस करने की कोशिश की, तो ये जान लें इतनी बड़ी फटकार पड़ेगी जो भी ये कोशिश करेगा कि ये आइंदा के लिए कभी भी, बल्कि शायद ये इसका ये फ़ायदा हो कि हमेशा के लिए ये रास्ता रुक जाए और इसकी बातचीत भी ख़त्म हो जाए। तो ये 3 इदारे अगर ये समझते हैं कि जी उनका इस काम से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बहुत, मैं समझता हूँ कि जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, उससे नासमझी का मुज़ाहरा कर रहे हैं। और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई प्रेशर डाला जाए तो उसको मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के हक में काम है, वो पाकिस्तान के अवाम के हक में काम है। इमरान खान को आप जेल में डाल दें, उसका असर ये होगा कि अगर पहले सिंपल मेजॉरिटी का इम्कान था, वो 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगा। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इतने बड़े आदमी की, उस पर किसी के कान पे जूं तक न रेंगे, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। और ये जनरल बाजवा को जिन अल्फाज में याद रख रही है, वो तो भरा हुआ है सोशल मीडिया, आप देख लें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.पी के देख रहे हैं। मैं जमाल अहमद हूँ। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। जनरल साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या जनरल हाल है, साहब, खैरियत से? हम आई एम गुड अल्हम्दुलिल्लाह। सर, एक स्टेटमेंट आपकी मैं अभी देख रहा था, आपने एक स्टेटमेंट दी, उससे पहले आपने ये कहा कि अगर इसके बाद मुझे कुछ हो गया, कोई हार्ट अटैक हो गया या फिर एक्सीडेंट हो गया, तो फिर आप देख लीजिएगा। ये खौफ क्यों था वो स्टेटमेंट देने से पहले, या खदशा क्यों था कि बस कुछ हो जाएगा? देखिए, कुछ चीजें होती हैं मुहावरा इस्तेमाल की जाती हैं, और जो एनवायरनमेंट होती है उनकी तरफ तवज्जो दिलाने के लिए की जाती हैं। साफ ज़ाहिर है, अगर मैं इतना डरपोक होता तो फौज में जनरल ना होता। और डेफिनिटली। दूसरी बात यह है कि फिर पाकिस्तान में भी मैं रह रहा हूँ, और अगर मेरे लिए क्या मुश्किल था कि मैं वो स्टेटमेंट देता ही ना, हुँ, और उसको गोलमोल कर जाता। तो ये बातें तो मैं लिख भी रहा हूँ, सरेआम कह भी रहा हूँ कि जो बड़े मुहर्रकात हैं इन सारे मामलात के, वो अंदरूनी के अलावा बैरूनी भी हैं, और उसकी तरफ मैं इशारा कर रहा था। और बैरूनी ताकतों में हमें मालूम है कि कुछ ताकतें ऐसी हैं जो बहुत ताकतवर हैं, या वो बाज़ औक़ात नुकसान पहुंचा भी सकती हैं। तो वो ऐसा डर या खौफ नहीं था, बल्कि आप यूं समझें कि एक बा मुहावरा बात थी, और दूसरा जो एनवायरनमेंट चल रहे हैं, जो पहले बातें हुई हैं, उनके तनाज़ुर में थी। जी। सर, एनवायरनमेंट तो अभी भी खौफ का है, टेरर का है। सहाफ़ी हों, सियासतदान हों, आप जैसे हमारे एक्स मिलिट्री ऑफिसर्स हों, खौफ का एक एनवायरनमेंट है लाज़मी पाकिस्तान में। ये अभी आपको पता है कि ये तो एक सर्कल में हम चल रहे हैं कि जी मैं आऊं तो आपको अंदर कर दूं, आप आए तो मुझे अंदर कर दें। और ये बड़े हैरत से पूरे अवाम देख रहे हैं कि भाई इनको हमारी भी कोई फिक्र है या नहीं, या इन्होंने अपने ही बदले उतारने। तो ये तो साफ नजर आ रहा है, मेरा ख्याल है कि मोस्ट ऑफ दी पॉलिटिशियंस के बारे में ये कहा जा सकता है, उनको अपनी जाती फिक्र है, या बहुत ज्यादा है तो अपने पार्टी के बरसर इक़्तिदार आने की फिक्र है। उनको आपकी मेरी, चले हमें मुझे तो आप अवाम से निकाल दें, अवाम की कतन कोई फिक्र नहीं है। अभी आपने बात की कि एक सियासतदान एक को अंदर करते हैं, फिर दूसरे को करते हैं। इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं इस वक़्त। इस वक़्त जो इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, तासुर ये जा रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। नून लीग वाले अगर नहीं करवा रहे, तासुर ये है कि एस्टेब्लिशमेंट करवा रही है। रीज़न ये है कि फवाद चौधरी, आज़म सवाती, शेख रशीद, ये सारे वो लोग हैं जिनके हवाले से हम ये समझते थे कि ये प्रो एस्टेब्लिशमेंट हैं। तो इन्होंने बात नहीं मानी एस्टेब्लिशमेंट की, अब इनके खिलाफ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। जी, देखिए, ये तो एक नॉर्मल होती है। पहली बात तो ये कि जो एस्टेब्लिशमेंट ने खुद जो मान लिया कि जी हम ये काम करते रहे हैं, हुँ, तो उसको तो किसी तरीके से उसका दिफा मैं नहीं कर सकता ना ना ना। अगर मैं करूंगा भी तो बड़ा मज़हका खेज होगा। तो चूंकि एस्टेब्लिशमेंट का एक माजी है, जो कि उन्होंने खुद माना भी है, तो उसके पेश नज़र मेरा ख्याल लोगों को यकीन और एतबार नहीं है कि क्या कोई ऐसा काम हो सकता है जिसमें एस्टेब्लिशमेंट ना हो। हुँ। और उससे फायदा उठाते हुए फिर मेरे ख्याल सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट का कंधा भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जिसका कंधा इस्तेमाल किया जाता है, कसूर उसका भी होता है। हाँ। उसको या तो क्लैरिफाई करना होता है कि भी ये कंधा मेरा नहीं है, और किसी तरीके से, तो मेरा ख्याल है एस्टेब्लिशमेंट को मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जब ऐसा कोई मामला हो जिसमें उनका नाम लग रहा हो या नाम सामने आ रहा हो, तो उनको चाहिए कि उस चीज को क्लैरिफाई करें। जैसे मैं ये कहता रहता हूँ कि देखो, कि जी वो एक डबल कैब आई काले शीशों वाली और बंदे को उठा के ले गई। हाँ। अभी आप मुझे बताएं कि आजकल डबल कैब कोई कमी है या काले शीशे करना कोई कमी है? लेकिन हमेशा इशारा यही होगा कि जैसे कोई महकमा उठा के ले गया। इसी तरीके से कहते हैं जी कि मुझे अननोन नंबर से फोन आया। ये अननोन नंबर आप भी पैदा कर सकते हैं अपने लिए, मैं भी पैदा कर सकता हूँ। लेकिन फिर मैं ये समझता हूँ कि जब ये आपके ऊपर ये इल्जाम आए,
तो खामोशी जो है इसका बिल्कुल वो ऑप्शन नहीं है। आपको बताना चाहिए कि जी हमारी नहीं थी वो गाड़ी जो डबल कैब थी, और अननोन नंबर हमारा नहीं था, और हम इसके किस्म के किसी काम में मुलव्वस नहीं है। और मेरा अपना अंदाजा ये है कि एस्टेब्लिशमेंट इस किस्म के काम में आजकल मुलव्वस नहीं है, और ये एक दूसरे के अब काम अपने चला रहे हैं आगे, कंधा एस्टेब्लिशमेंट का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर ये है कि किसी को क्लैरिफाई तो करना चाहिए। अच्छा सर, शेख रशीद साहब ने आज एक स्टेटमेंट दी है, जब वो पेशी पर उन्होंने ये कहा कि ये एक नई पार्टी बनाने जा रहे हैं। ये से मुराद उनकी इस्टेब्लिशमेंट ही थी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से वो कहते हैं पेट्रियट पार्टी बनाने की बात हो रही है। तो अगर गेट नंबर 4 जो है, जो इस्टेब्लिशमेंट अगर थक चुकी है तजर्बे कर करके, आप ही की स्टेटमेंट को मैं पकड़ूं, तो फिर नई पार्टी बनाने की बात, टेक्नोक्रेट सेटअप की बात क्यों हो रही है? ये देखिए, पहली बात तो ये कि अगर ये बात हो रही है तो बहुत ही मुज़क्का खेज है, और किसी तरीके से इसके कामयाबी के कोई चांसेस नहीं है, ये मेरा अपना अंदाजा है। हम्म, लेकिन अब ये है ना बात, जैसे मैं कह रहा था ना कि फॉल्स फ्लैग जब बड़े पैमाने पर होते हैं, फॉल्स फ्लैग छोटे पैमाने पर भी होते हैं। या मैं आपको पकड़ूं और साथ ही मैं कहूं कि भी तुम नारा लगाओ आईएसआई जिंदाबाद, ठीक है, तो आपका क्या तासर जाएगा कि आपको किसने पकड़ा है? और फिर मैं आपको ये कहूं कि ठीक है जी, तुम ऐसे करो कि फलानी पार्टी हम बना रहे हैं उसके साथ मिल जाओ। तो ये जो आपस में एक दूसरे के साथ गेम्स खेलते हैं ना बच्चों, ये आपको समझने की जरूरत है। और ये बड़े अरसे से ये चल रहा है कि ये जब किसी के खिलाफ किसी को करना चाहें, क्योंकि एक चीज मुझे भी मालूम है, इस वक्त मेरे ख्याल में पीडीएम के भी ये हक में है कि किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को वो बदनाम करे। हम्म, इसके हम डिटेल बाद में जा सकते हैं। और पीटीआई के भी हक में है कि वो किसी तरीके से एस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करें। तो ये मामला आपस का इस तरीके से चलाते हैं कि जब आप किसी को कस्टडी में ले लें हम्म। और उसके साथ ऐसी बातचीत करें, तो उसका शक तो उधर ही जाएगा ना जैसे आप शक कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये शकूक व शुबहात बेबुनियाद भी हो सकते हैं, और अगर इनकी कोई बुनियाद है तो मैं आपको अपनी पूरे तजर्बे और इल्म की बुनियाद पे कहता हूँ कि ये नाकामी होगी, और इतनी बड़ी फटकार पड़ेगी जो भी ये कोशिश करेगा कि ये आइंदा के लिए कभी भी, बल्कि शायद ये इसका ये फायदा हो कि हमेशा के लिए ये रास्ता रुक जाए और उसकी बातचीत भी खत्म हो जाए। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट इतनी बेवकूफ़ है कि उनको इस बात का भी अंदाजा नहीं है कि हालात क्या है और एनवायरनमेंट क्या है, और वो क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते हैं, क्या उनको करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। इतनी भी वो नहीं है वहां पर, लोगों की कमी, इतनी भी जहानत की कमी नहीं है जितना लोग समझते हैं। सर, अगर एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है, तो इस वक्त हमारे मुल्क के जो हालात हैं, तो पीटीआई का और दीगर जो हमारे तज्जियाकार हैं, वो ये कहते हैं कि इदारों का हाथ है पीडीएम के ऊपर, पीडीएम की हुकूमत के ऊपर। तो फिर इदारे कब तक इस हुकूमत का बोझ उठाएंगे? इस वक्त आप महंगाई आपके सामने है, आईएमएफ आज अगर डील फाइनल हो जाए तो मजीद महंगाई आएगी। जी देखिए, इसमें तो मैंने ट्वीट भी किया है, और ये मैंने कहा है कि इस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि अपने तमाम बोझ उतार फेंकें, और अगर अलमारियों में कोई स्केलेटन है उनको फेंक दें सड़क के ऊपर, और साफ सुथरे तरीके से आगे चले। और मेरा ख्याल है कि उनकी कोशिश यही है। इसमें थोड़ा सा वक्त लगता है, वो शायद हम जल्दबाजी में काम ले रहे हैं, हमें हमारे सामने चीजें आ नहीं रही हैं। मेरा अपना अंदाजा ये है कि वो, अगर इसके अलावा उनके पास कोई चारा कार भी नहीं। एक चीज मैं आपसे जरूर शेयर करूं, क्योंकि हम लोग जब नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में कोर्स करते थे, करवाते थे, तो जो सबसे बड़ा दुश्मन का ऑब्जेक्टिव था वो होता था टू डिसक्रेडिट द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। कि अगर आपने पाकिस्तान में फौज अफवाज पाकिस्तान को डिसक्रेडिट कर दिया, तो आप समझें कि पाकिस्तान पर फिर हावी होना बहुत आसान हो जाएगा। तो सारी जंग इस बात पे चल रही है कि दुश्मन और कुछ नादान दोस्त वो मिलकर अफवाज पाकिस्तान को डिसक्रेडिट करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर इसमें कामयाबी होगी तो मेरे बच्चे ये बात सुन लो कि जब अपनी फौज आपका दिफा करने के लिए मौजूद ना हो, तो फिर जो दूसरे लोग आते हैं वो जो आपके साथ जो करते हैं, वो फिर आप दुनिया में देख लें कि क्या हो रहा है लिबिया में, क्या हो रहा है बाकी मुल्कों में, क्या हो रहा है मकबूजा कश्मीर में। अल्लाह ताला हमें उससे बचाए। जैसी तैसी भी है हमारी स्टैब्लिशमेंट, टूटी फूटी, अगर आपको पसंद नहीं भी है, इसी ने आपका दिफा करना है। अगर ये रास्ते से हट गए, कोई आपका दिफा नहीं कर पाएगा। अवाम चाहे करोड़ों की तादाद में हो, एक ऑर्गेनाइज्ड फौज जब हमला करती है तो फिर आप अपना दिफा नहीं कर पाते। सर, ज़ाहिर है हमारी अफ़वाज, हमारे शहीद, हमारे गाज़ी हमारे माथे का झूमर है, मगर एक आईनी हद भी तो है ना, आईनी हदूद में रहकर काम करना है। इस वक़्त एस्टेब्लिशमेंट जो है, बज़ाहिर ये तासुर है, इस्लामाबाद में, पिंडी में यही बातें हैं कि वो एंटी इमरान खान चल रही है। इमरान खान की नाअहली के हवाले से बात हो रही है, अवाम जो है वो इमरान खान के साथ है, सर्विस ये कहते हैं। मगर एस्टेब्लिशमेंट ये चाह रही है कि कुछ डील हो जाए, इमरान खान कुछ चीज़ें मान जाएँ, तो हम फिर ये कर लेंगे।
जी देखें, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि माजी में सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट नहीं बल्कि सभी इंस्टीट्यूशंस ने अपने हद को क्रॉस की है। और इसमें कभी हम अलग से प्रोग्राम रख सकते हैं, इसमें जुडिशरी भी शामिल है, इसमें एग्जेक्टिव भी शामिल है, इसमें मीडिया भी शामिल है, और इसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है। लेकिन अगर अभी भी हमने सबक नहीं सीखा, अगर अभी भी हमने सबक नहीं सीखा, तो मेरा ख्याल है कि जब देखें, अब आपकी उम्र मेरे मुकाबले में कितनी कम है, लेकिन आप अपने तजर्बे और इल्म की बुनियाद पर ये बात बिल्कुल आराम से कह सकते हैं कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक नहीं चलेंगे, हदूद को क्रॉस करेंगे, तो ये मुल्क के लिए भी अच्छा नहीं है और उस इंस्टीट्यूशन के लिए भी अच्छा नहीं है। तो ये नहीं समझना चाहिए कि ये बातें फिर उनको मालूम नहीं है, उनको पता है। और फिर खासकर जब उन्होंने मान लिया कि हमसे ये गलती हुई, उसके बाद तो बाकायदा एक चार्जशीट भी बन जाती है ना। तो किसी भी तरीके से वो इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते, और मेरा नहीं ख्याल कि वो कंटिन्यू करेंगे। ये सारे जो शकूक व शुबात हैं, ये उम्मीद है कि दूर होने भी चाहिए और जल्द दूर हो जाएंगे। और मेरी दुआ बिल्कुल ये है, जैसे आपके दिल में ये तवक्को है कि जी कोई भी अपने हदूद को क्रॉस ना करे। और मैं दोबारा कह दूं, एस्टेब्लिशमेंट वाले अगर सुन रहे हैं तो सुन लें। अगर उन्होंने दोबारा उसी रवश को कायम रखा, खुदा ना खास्ता, और दोबारा हदूद को क्रॉस करने की कोशिश की, तो ये जान लें कि ये उनका आखिरी स्टेप होगा। और उसके बाद कोई उन पर एतबार नहीं करेगा, कोई इनकी क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी, और जो दुश्मन का बयानिया है वो कामयाब हो जाएगा। इसलिए खुदारा ना तो हमें उनके ऊपर शक करना चाहिए, और उनसे मेरी इस्तदा है कि इस किस्म का कोई काम ना करें कि ये शक कहीं यकीन में बदल जाए, खुदा ना खास्ता। इस वक्त आजम सवाती की तकरीर हमारे सामने कल आई, उसके बाद शहबाज गिल की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। फवाद चौधरी साहब ये कहते हैं कि मुझे सरकार जो वज़रा है वफाकी वज़रा, वो ये कहते रहे कि हमने आपको नहीं उठाया, तो आप समझ जाएं पीछे कौन है। आजम सवाती शहबाज गिल की अगर हम सिर्फ स्पीच सुने, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुने, तो तासुर यही है कि एस्टैब्लिशमेंट बयान लेना चाहती थी, हमदर्दियां बदलवाना चाहती थी, इमरान खान से साइड पर करवाना चाहती थी। अगर एस्टैब्लिशमेंट नहीं थी, तो आप नहीं समझते कि उनको आकर फिर बताना चाहिए कि हम ये नहीं थे, हमने नहीं इनसे कहा कि आप ऐसा कुछ करें। शेख साहब ने भी आज कहा है। ये उसमें या तो ये है कि अगर वो ये क्लैरिफिकेशन शुरू कर दें तो शायद बहुत रोज ही क्लैरिफिकेशन होती रहेगी। लेकिन मैं तो इस चीज का बिल्कुल हामी, मैं तो शुरू में ही आपको कहा उन्होंने प्रेस कि जब किसी के ऊपर, जी जी, मैं यही बताने लगा हूं। पहले बात तो मैंने आपको एक चीज क्लियर की है कि जब आपको कोई पकड़ के ले जाता है, और वो कोई भी, जब एक बंद कमरे में दो बंदे हों सिविल कपड़ों में, वो आपको कुछ भी इंप्रेशन दे सकते हैं कि हम आईएसआई के हैं, या हम आईबी के हैं, या हम स्टैब्लिशमेंट की तरफ से हैं। और ये मैंने आपको बताया कि ये चालाकियां जो हैं, ये दोनों साइडें एक दूसरे के साथ बहुत करती हैं। मैं पॉलिटिकल दोनों साइडों की बात कर रहा हूँ। लेकिन वो जो आपको मैंने पहले भी कहा कि स्टैब्लिशमेंट को चाहिए कि जब उनके ऊपर इस किस्म के शकूक पैदा होते हैं, तो वो कोई ना कोई क्लैरिफिकेशन करे। लेकिन मुझे अपना जो यकीन है, जो मैं आपके सामने पेश कर सकता हूँ, कि इतने भूंडे अंदाज से एस्टेब्लिशमेंट नहीं करती है किसी को। देखिए, अगर मुझे आपको साथ मिला रहा हूँ मिसाल के तौर पे, मैं प्यार मोहब्बत से भी आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको बहुत फायदे भी पहुंचा सकता हूँ। तो क्या यही एक तरीका है कि मैं आपको पकड़ के आपकी तोनी लगाऊं और फिर कहूँ कि मानो कोई कोई मर्द, कोई अपनी जो जिसको आप तगड़ा बंदा कहें, जिसके दिमाग थोड़ा भी उसमें जोर है, वो ऐसी बात कभी मानेगा? इंसानों को मनाने का ये तरीका है ही गलत, ये इंसानी साइकोलॉजी के है ही खिलाफ। तो अगर आप ये समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट को इस चीज का कोई अंदाजा नहीं है, और वो सिर्फ डंडे के तौर पे ये काम करना चाहते हैं, तो फिर याद रखें, जो मैं आपको शुरू में कह रहा हूँ, ये दुश्मन का एजेंडा है टू डिस्क्रेडिट दी आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान। ठीक है सर, इस वक्त जो हमारे मुल्क में हो रहा है, इसका हल जो है ज्यादातर माहिरीन की राय में इंतखाबात ही हैं। और हम सब ये जानते हैं कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर नहीं करेगी इंतखाबात के लिए, तो बहुत मुश्किल है हमारे मुल्क में आम इंतखाबात होना। तो कुछ सोच है आम इंतखाबात के हवाले से? देखिए, पहली बात तो ये कि इस बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। नंबर वन, के आम इंतखाबात के अलावा कोई चारा कार नहीं है, और जितनी जल्दी कर लें इंतखाबात, जितने शफाफ कर लें, उतना अच्छा है। और चूंकि दोनों साइडों ने जिद पकड़ी है, पीडीएम ने जिद पकड़ी है कि इंतखाबात नहीं कराने, तो मैं समझता हूँ स्टैब्लिशमेंट ये प्रेशर डाल सकती है। स्टैब्लिशमेंट, जब अब मैं स्टैब्लिशमेंट का लफ्ज इस्तेमाल कर रहा हूँ, इसमें हमारी जुडिशरी भी है, इसमें प्रेसिडेंट भी है, इसमें आर्मी चीफ भी है। तो ये तीन अदारे अगर ये समझते हैं कि जी उनका इस काम से कोई लेना देना नहीं है, तो वो बहुत, मैं समझता हूँ कि जो इंटरेस्ट है पाकिस्तान का, उससे नासमझी का मुजाहरा कर रहे हैं। इस वक्त इंटरेस्ट है पाकिस्तान का कि यहाँ इंतखाबात कराए जाएं, और पाकिस्तान के इंटरेस्ट के लिए अगर कोई प्रेशर डाला जाए, तो उसको मैं पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं समझता, बल्कि मैं समझता हूँ कि वो पाकिस्तान के हक में काम है, वो पाकिस्तान के अवाम के हक में काम है। और ये तीनों अदारे जिनका मैंने नाम लिया है, जितनी जल्दी ये बात समझ जाए
इतना पाकिस्तान के लिए अच्छा है, इतना इनके लिए भी अच्छा है। और सर अगर इंतखाबात का ऐलान हो जाता है और साथ ही इमरान खान जो है वो नाअहल भी हो जाते हैं, मुतअद्दिद मुकदमात चल रहे हैं उन पर, देखते हैं क्या फैसला आएगा, तो यह पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा अगर इमरान खान को आउट किया जाता है सियासत से? देखें, आउट करने की जो कोशिशें हैं वो हमने देख ली कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद आज तक नहीं आउट हो सके। नवाज शरीफ साहब को आप आउट नहीं कर सके सियासत से। इमरान खान को आप जेल में डाल दें, उसका असर ये होगा कि अगर पहले सिंपल मेजोरिटी का इम्कान था, वो 2/3 मेजोरिटी लेकर आएगा और वो जेल से इंतखाबात जीतेगा, और उसका उल्टा असर होगा। ये बात हमने पहले सीखी भी है हिस्ट्री से। अगर किसी को नहीं समझ आती तो मर्जी है उनकी, ये करके देख लें। ये पीटीआई के हक में जाएगा, ये बात इमरान खान के हक में जाएगी। क्वेश्चन, इमरान खान साहब ने कुछ रोज पहले ये कहा कि मुझे मरवाने के लिए वजीरिस्तान के 2 लोगों को टास्क दिया गया है। उसके बाद टीटीपी की एक स्टेटमेंट सामने आई, एक प्रेस रिलीज सामने आई, खुरासानी ग्रुप की, उन्होंने ये कहा कि हमारे ऊपर मलबा डाला जाएगा, मगर ये काम आपके मुल्क के 2 अहम इदारे कर सकते हैं, हम नहीं हैं और हमारी कोई दुश्मनी भी नहीं है। इन दोनों बयानात को अगर आप मिलाकर देखें, तो क्या तज्जिया है आपका? जवाब कहाँ से आना चाहिए? जी, पहली बात तो ये है कि ये चूंकि खींचातानी, हर तरफ रस्साकशी, एक दूसरे की दुश्मनी, अंदरूनी हमारे इतने मसाइल हैं कि एक दूसरे के ऊपर मलबा डालने का ये जो है ये तो आम है। और वो साफ ज़ाहिर है। अभी हमें ये देखना है कि एक तरफ तहरीक तालिबान की जो जो उनका तरीक़ाकार है, जो वो लोग हैं, जो उनका पाकिस्तान के साथ मुखासमत है, जो हमारे जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनके साथ जो मुखासमत है, तो उनकी बात पे अगर आप यकीन करें और मैं यकीन करूं कि ये इदारे ये काम कर सकते हैं और हम नहीं करेंगे, तो हमें समझ जाना चाहिए इसका मतलब वो एडवांस अपने लिए जो है ना वो काम तैयार करें। बाकी इमरान खान साहब के तो सीधी सी बात है, अगर उन्होंने ये कहा है तो किसी को चाहिए सीधा सीधा एकदम उनको लेकर जाए किसी अदालत में, और वो कह रहे हैं मेरे पास सबूत है, वो सबूत पेश करें। अगर वो सबूत बुद्धे हैं तो इमरान खान साहब को सजा दी जाए, और अगर वो सबूत ठीक हैं तो फिर उनके ऊपर आगे परसू किया जाए। इतनी बड़ी स्टेटमेंट इतने बड़े आदमी की, उस पर किसी के कान पे जूं तक न रेंगे, ये बड़ी हैरत अंगेज बात है। और ये जो हैरत है ये फिर मेरी हैरत सबके लिए है, जिनका आपने भी जिक्र किया है और जो जिनका हम पीछे बात भी करते रहे। लेकिन ये जब किसी कोई बात कहे तो कितना कोई काबिल एतबार है, वो जरूर जहन में रखना चाहिए। इतने बड़े आदमी पर इतना बड़ा हमला हुआ और इतना बड़ा आदमी जो है एफआईआर तक नहीं कटवा सका और जूं नहीं रेंगी थी, हमने देखा ये कुछ भी तो हुआ है हमारे मुल्क। ये बिल्कुल हुआ है, और वो कैसे हुआ है उसकी आज तक किसी ने तहकीक नहीं की कभी। और ये मैं आपको बता दूं, ये छुप नहीं पाएगा। ये नहीं हो सकता कि अभी आपने वो बात देखी है सुनी है, मैंने वो बात देखी है सुनी है, क्या आपका क्या ख्याल है 5 साल के बाद ये बात आपके जहन से महव हो जाएगी? किसी सूरत में नहीं होगी। आप देखना एक दिन ये चीज सामने आएगी और पता चल जाएगा कि ये खेल किसने खेला था। अभी आईएमएफ ने एक शर्त रखी थी कर्ज देने के लिए, कि आपने अपने ब्यूरोक्रेट्स के जो असासे हैं वो भी जाहिर करने हैं। तो ब्यूरोक्रेसी के तो जाहिर हो रहे हैं, मगर हमारे जर्नैल्स और जो हमारे जजेस हैं उनको इस्तिस्ना दिया है। डू यू थिंक ये ठीक है हुकूमत की जानिब से? ये इस्तिस्ना मुझे यकीन है कि आईएमएफ ने नहीं दिया है, ये हमारी हुकूमत ने दिया और बड़ी गलती की है। पहली बात तो ये है कि मैं चूंकि फौज में रहा हूँ, आपको बता दूं कि हर जनरल ऑफिसर हर साल अपने साथे पूरे उसकी तफसील जो है वो जमा करवाता है, और वो उसके सही वो एफिडेविट पर होते हैं, दस्तखत करता है, उसके सही होने का वो खुद गारंटी देता है। अगर वो झूठा निकले तो उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ का कायल हूँ कि आप सबसे पहले जिन पर शक है आपको ज्यादा, जनरल के असासे और जजेस के असासे, क्यों उनको इस्तिस्ना दिया जाए और क्यों वो इस्तिस्ना माने। बल्कि मैं तो जुडिशरी से और एस्टेब्लिशमेंट से ये इस्तदा करूंगा कि खुद आगे आए और कहें कि जी हमें इस्तिस्ना नहीं चाहिए किसी भी सूरत में। मैं कम से कम अपने रिटायर्ड जो जितने जनरल हैं उनकी तरफ से ये मैं ऐलान करता हूँ आपके सामने, हमें कोई इस्तिस्ना नहीं चाहिए। मेहरबानी करके पूरी छानबीन करें, हमारे सारे साथी देख ले, और हम हर हर साल उसका करते भी हैं, उसको डिक्लेयर भी करते हैं। मुझे बड़ी खुशी होगी अगर मेरे साथियों की कोई छानबीन करे, ताकि ये क्लियर तो हो बात कि ये बातें जो की जाती हैं इनका असल बुनियाद है क्या। जनरल मुशर्रफ साहब के साथ आपने काम भी किया है, उनकी वफात के बाद हमने देखा कि सियासतदानों ने उनको डिसओन किया है। हमारी सेनेट में एक जमात की जानब से दुआ तक नहीं करवाई गई। जनरल बाजवा को किन अल्फाज में याद रखेगी, और फिर जनरल मुशर्रफ के साथ जिन जमातों ने जो कुछ किया है उसके हवाले से आप क्या कमेंट करेंगे? ये देखिए, एक जनरल मुशर्रफ को तो मैंने तो दो तरीके से देखा है ना। मैंने फौज में भी देखा है और बाद में तो फिर सबने देखा है। जो फौज में मैंने देखा है, मैं आपको बताऊं कि उस जैसे जर्नैल कम पैदा होते हैं, ये नहीं कि नहीं है या नहीं थे, अब भी होंगे, अल्लाह करे आगे भी हों। वो तो बहुत पाए का जनरल था, बहुत जबरदस्त कमांडर था। मैं फौज के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जो कुछ बाद में नेशनल
एक्सक्यूज मी, जो कुछ नेशनल लेवल पर हुआ या इंटरनेशनल लेवल पर हुआ, वो तो आपके भी सामने है, मेरे भी सामने है। तो मेरा तो ये तरीका होता है कि जो जो भी शख्स चला जाए इस दुनिया से, उसकी अच्छाइयाँ अगर कोई हो सके तो याद करें। और कितने कितने बुरे लोग हमारे सामने फौत होते हैं, हम उनके जनाजे भी अटेंड करते हैं और दुआ भी करते हैं। मैं बड़ा हैरान हूँ इन सब बात। मैं आपको बता देता हूँ कि ये सियासतदान क्यों नहीं मुशर्रफ को की ज्यादा वो पजीराई करना चाहते थे उनकी वफात के बाद भी, क्योंकि उनको पता है कि आज भी अगर आप पूरे चीजों का मुवाजना करें तो मुशर्रफ का दौर, जो कुछ आपने देखा है और जो कुछ मैंने देखा है, वो पाकिस्तान का बेहतरीन दौर था, इकोनॉमी के लिहाज से भी और लोगों की आसानी के लिहाज से भी। और लोगों के जो उनके लिए जो काम मिल रहे थे, जॉब्स मिल रहे थे, उसके हिसाब से भी, दुनिया में जो स्टेटस था उसके हिसाब से भी। तो ये तो फिर किसी इनको कोई पूछेगा नहीं ना, वो किसी और जनरल का इंतजार करना शुरू कर देंगे। ये प्रॉब्लम है भाई इनके दिनों में, और कोई मसला नहीं और जनरल बाजवा को किन अल्फाज में याद रखेगी ये कौम? है। जनरल बाजवा को जिन अल्फाज में याद रख रही है वो तो भरा हुआ है सोशल मीडिया, आप देख लें, मुझसे क्यों पूछते हैं। सर थैंक यू सो मच जनरल साहब, थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।